तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको लेके चलेंगे साल 2001 में। वो साल जो छोटा राजन पर बैंकॉक में सितंबर 2000 में हमला होता है और उसके कुछ महीने बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन छोटा राजन के खिलाफ चलाया जाता है मुंबई पुलिस की तरफ से। बड़ी हैरानी होगी आपको सुनकर कि वो एक राष्ट्रवादी डॉन जो हिंदुस्तान की एजेंसी के करीब था, उनके उस आदमी के ऊपर हमला होता है। वो बच जाता है, उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन उसके बाद छोटा राजन को फाइनेंशियली और उसके गैंग को कमज़ोर करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाता है, जिसमें बहुत सारे दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं। गैंग वार की लड़ाइयाँ बहुत फ्रंट पे लड़ी जाती हैं। ऐसा नहीं कि गैंग वालों ने दूसरे गैंग वाले को मार दिया, दूसरे ने तीसरे को मार दिया। इसके पीछे बहुत सारी गेम्स खेल खेला जाता है। अब छोटा राजन बच तो गया, लेकिन उसके दुश्मन उसको पूरी तरह मुंबई में कमज़ोर करना चाहते थे। अब छोटा राजन तो हाथ में नहीं है, भाग गया। अब उससे बदला लेना है तो क्या करो? तो उसके जो आदमी हैं, उसके जो फुट सोल्जर हैं, उसके जो सिपाही हैं, उनको टारगेट किया गया। और आपको सुन के हैरानी होगी कि 2001 में सितंबर के बाद 4 महीने में ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3.5 महीने के बाद एक बड़ा सस्टेन कैंपेन चलता है छोटा राजन के गुर्गों के खिलाफ। अब देखिए, उसमें एक तरफ तो दाऊद गैंग है जो उसके पीछे लगा है, एक तरफ उसके वो दुश्मन हैं जिनका उसने नुकसान किया था, वो खड़े हो जाते। और तीसरा वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो अपने नंबर बनाना चाहते थे, अपनी जेबें गर्म करना चाहते थे, वो रेडी हो जाते हैं। तो ये सब ताकतें मिलकर, अब इतने बड़ी घटना के बाद कोई नहीं चाहता था कि उसका नाम सामने आए, लेकिन बदला लेना है। तो एक टीम तैयार की गई, स्कीम तैयार की गई, और उस स्कीम ने जो छोटा राजन से बदला लेने के लिए टीम बनाई, उस टीम में और कोई नहीं था सिवाय एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के। बहुत सारे मर्डर बड़े प्लान तरीके से एनकाउंटर्स के द्वारा किए गए। कुछ 1-2 जेन्युइन भी थे, लेकिन बाकी सब ऐसे के ऐसे। हालांकि उस साल मुंबई में और भी बहुत क्राइम हुआ और भी एनकाउंटर हुए, लेकिन जैसे मैंने कहा था, आप हैरान हो जाओगे, एक साल में 25 लोग छोटा राजन के साथ काम करने वाले मारे गए। सिर्फ पुलिस एनकाउंटर में, गैंग वार में कितने मारे गए वो छोड़िए। 25 का मतलब हर महीने 2 छोटा राजन के शूटर पुलिस की गोलियों का शिकार बने एक ही साथ। हालांकि इसके अलावा भी इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास बहुत काम होता था और बड़े एनकाउंटर किए। 150 के करीब एनकाउंटर हुए 2001 में मुंबई में, और उनमें से 25 एनकाउंटर सिर्फ छोटा राजन के बंदों के खिलाफ हुए। अब देखिए, एक नेशनलिस्ट डॉन जो अभी अभी मौत के मुंह से बच के निकला था, उसके खिलाफ एक नया षड्यंत्र रचा गया, एक नई चाल खेली गई। लेकिन उसमें मरने वाले जो लोग थे, उनमें बड़ी हैरानी की बात है, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे काफ़ी सारे, और उसमें साउथ इंडियन कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए लोग भी थे।
तो सिर्फ हिंदू ही नहीं थे उसके साथ, भले ही वो अपने आप को हिंदू डॉन प्रोजेक्ट कर रहा था, नेशनलिस्ट डॉन, लेकिन उसके साथ मरने वाले लोग हर धर्म के थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ क्रिमिनल का धर्म नहीं होता, ये सब ढकोसले हैं। उनको तो पैसा चाहिए होता है, खून की लालसा होती है, अपना नंबर बनाना होता है, अपना अंडरवर्ल्ड में रुतबा बनाना होता है, एक नया और सर्टिफिकेट लेना होता है और एक नई जेल देखनी होती है। तो खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिलसिला छोटा राजन के लोगों को मारने का शुरू कैसे होता है। और इन 25 एनकाउंटर में से मेजॉरिटी एनकाउंटर जो है वो एक ही शख्स ने किए हैं, विजय सावरकर ने। उसके साथ प्रदीप शर्मा, उसके साथ और बहुत सारे इंस्पेक्टर बोरसे और काफ़ी सारे लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा एनकाउंटर अकेले विजय सावरकर ने किए। अब देखिए ये सब हुआ कैसे, इसमें कैसे कैसे गेम्स चली। तो सितंबर 2000 में बैंकॉक में बचने के बाद छोटा राजन को फाइनेंशियली और बंदों के रूप में मारने के लिए तैयारियां शुरू होती हैं। सबसे पहला जो मर्डर है 2001 का, वो होता है बाला गायकवाड़ का और प्रमोद सोनावने का फरवरी 8 को। तो समझिए तकरीबन 4 महीने के बाद तैयारी शुरू हो जाती है छोटा राजन को और कमज़ोर करने की। अब ये दोनों लोग छोटा राजन के पुराने शूटर थे, उसका एक्सटॉर्शन का काम संभालते थे और इनका मर्डर जो है वो, मैं तो मर्डर ही कहूँगा, जब आदमी किसी को आप ढूंढ के मारते हो, उसके कहते हैं भागो, वो आदमी भागता है, फिर कहते हो रुको, वो आदमी रुक जाता है और उसकी छाती में गोलियां मार देते हो, एनकाउंटर हो गया। तो इन दोनों के एनकाउंटर से ये कहानी शुरू होती है। और उसके बाद अगला बड़ा कांड होता है 4 मार्च को। अब देखिए 8 फरवरी के बाद 4 मार्च को बहुत बड़ा गैंगस्टर मारा जाता है, जिसका बहुत दबदबा तहलका था मुंबई। उसका नाम था रमिया सुरवे। अब उसके ऊपर हम एक आने वाले दिनों में एक सीरियल बनाने वाले हैं। मैं पहले भूल गया था, लेकिन जब रिसर्च कर रहा था तो एक शख्स का नाम भी निकला जिसको रमिया बटलर कहते थे। पुलिस वाले भी डरते थे, इतना डेरिंग आदमी। तो रमिया सुरवे का जो कांदीवली में एनकाउंटर होता है, तो ये छोटा राजन के लिए बहुत बड़ा झटका था। और उसके बाद अप्रैल में, पूरे 1 महीने के बाद, 4 मार्च के बाद 4 अप्रैल को छोटा राजन का दायां हाथ अवधूत बोंडे, जिसका जिक्र हमने कल के एपिसोड में किया था, जिसने केटी थापा को मारा था 1992 में, 19 साल के बाद इस आदमी को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा, गोरेगांव लिंक रोड भांडुप में। अब देखिए भांडुप में ही अवधूत बोंडे ने केटी थापा को मारा था और केटी थापा के फैमिली को, उसके श्रद्धालुओं को खुश करने के लिए बोंडे का एनकाउंटर भी भांडुप में ही किया जाता है। और सबको पता है कि वो कहाँ से पकड़ के लाए, शिरडी से लाए उसको, पहले जो था सब काम वाम किया और उसके बाद भांडुप में ला के उसका अर्ली इन द मॉर्निंग एनकाउंटर कर दिया गया। उस शख्स का जिसने अपने ही एक ज़माने में गुरु रहे केटी थापा को गोलियों से भून दिया था सूरज रेस्टोरेंट भांडुप में। उसके बाद देखिए ये 2 शख्स आते हैं आगे, सैयद मुल्ला और सैयद बाबा, ये भी भांडुप के रहने वाले।
या शायद सैयद मुल्ला का नाम ही उसको बाबा भी कहते थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये भी छोटा राजन का एक बड़ा शार्प शूटर था। इसको भी भांडुप में मारा जाता है 11 दिन के बाद, अप्रैल 15 को। तो वो एरिया जो छोटा राजन का स्ट्रॉन्ग एरिया था, जिसको उसने केटी थापा को मारने के बाद अपने गैंग के थ्रू काफ़ी फुट होल्ड बना लिया था। उसके बहुत सारे लोग वहाँ पे एडजस्ट थे। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है भांडुप, नई कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही थी, खाने पीने के रेस्टोरेंट, बार, डांस बार, जुए के अड्डे, और साथ में वहाँ नज़दीक में एक सैटेलाइट एरिया भी है, सोनापुर था उस समय में, अब तो शायद बंद हो गया कहते हैं। तो बहुत सारे आमदन के साधन थे। अब केटी थापा रहा नहीं, दीना मामा पाटिल नहीं, तो मैदान खाली था जो छोटा राजन के और उसके बंदों ने कंट्रोल कर रखा था। अब भांडुप को खाली कराने के लिए निशाना बनाया गया भांडुप मुलुंड घाट के ऊपर, एरिया जो साथ साथ पड़ते हैं। तो इन सब लोगों को टारगेट किया गया चुन चुन के कि इनको जिंदा नहीं छोड़ना है। तो सैयद मुल्ला बाबा, उसके बाद थोड़ा सा दूसरी तरफ चले जाते हैं ये लोग, जो वेस्टर्न सबब में जो छोटा राजन का दबदबा था, उसको ख़त्म करने के लिए टारगेट बनाया गया जॉनसन फर्नांडिस जोगेश्वरी में, और ये मई 18 को, अप्रैल 15 के बाद मई 18 को जॉनसन का मर्डर जोगेश्वरी में होता है। जब गाड़ी में जा रहा होता है तो उसको सरेंडर करने को कहा जाता है, वो नहीं करता तो गोलियां मार दी जाती हैं, या उसने गोली चलाई पहली, बाद में पुलिस ने चलाई। और उसके बाद वर्ली एक एरिया जो बेसिकली छोटा राजन का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, लेकिन उसके कुछ गुर्गे इस टेंशन के चलते हुए उन्होंने एक नई शेल्टर तलाशी कि हम वर्ली एरिया में जो बेसिकली अमरनायक गैंग और अरुण गवली गैंग, इनका एरिया गिना जाता था, वहाँ पे जाके किसी के पास शेल्टर ली थी, जबकि पुलिस वाले इनको ढूंढ रहे थे घाट के ऊपर भांडुप विखरोली बेल्ट में। तो इनकी जब खबर मिलती है कि वो आजकल विखरोली में हैं, वर्ली में हैं, जो बहुत पॉश एरिया है मेरे बॉम्बे में, उनको ढूंढा गया और उनके नाम थे बपैया नायडू, रहीमा शिंदे और जग्गू मुंडे। ये तीनों को जून 8 को, मई 18 के बाद ये 3 लोग एक ही ऑपरेशन में मारे जाते हैं वर्ली में। बहुत तहलका हुआ था इसका, लोगों ने बहुत सवाल खड़े किए थे जिन लोगों ने ये एनकाउंटर देखा था, लेकिन कौन सुनता है। और उसके साथ साथ अगला ऑपरेशन जो छोटा राजन का जो उसकी बर्थ प्लेस है, उसका जो हेडक्वार्टर है, उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है चैम्बूर, तिलक नगर और चैम्बूर, फिर पुलिस का रुख उधर जाता है कि वहाँ से बहुत से लोग बैठे पूरे गैंग को कंट्रोल कर रहे हैं, फाइनेंसेस कंट्रोल कर रहे हैं। हफ्ता वसूली जो आती है वो छोटा राजन को पैसे भेजनी है, वो सब कंट्रोल चैम्बूर और तिलक नगर से हो रहा है। तो वहाँ से निशाना बनाया गया 2 बहुत और ख़ास शार्प शूटर थे छोटा राजन के, नूर मोहम्मद खान और सलीम शेख। सलीम शेख को मैं कई बार मिल चुका था, वहाँ ट्रॉम्बे एरिया में ऑपरेट किया करता था, तो मेरे खबरी था एक, उसकी हमने कहानी भी बनाई थी, उसकी रिश्तेदारी में था। तो इन दोनों को जून 14 को, जून 8 को वर्ली का एनकाउंटर, 6 दिन के बाद 14 जून को चैम्बूर में ये दोनों साथ एनकाउंटर में मारे जाते हैं। और उसके बाद
पता चलता है कि क्या और आदमी अभी उसी एरिया में तिलक नगर, जो छोटा राजन का घर है, वहाँ पे जो शख्स सारा कंट्रोल कर रहा था, बंदों को संभाल रहा था, उसको निशाना बनाया गया। उसका नाम था जोसेफ पैट्रिक, और उसको फ्रांसिस भी कह देते थे। उसका तिलक नगर में जून 17 को, चैम्बूर वाला एनकाउंटर 14 तारीख को होता है, तिलक नगर वाला 17 तारीख को, 3 दिन के बाद। तो बहुत बड़े लेवल पे इस गैंग को ख़त्म करने की तैयारी जारी रही। उसके बाद एक और आदमी जो इस डर से भाग के दादर में जाके शेल्टर ले रहा था अमरनाथ के एरिया में, उसका नाम था नीलकांत पांडे। उसका जून 28 को दादर में एनकाउंटर हो जाता है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, तभी पता चलता है कि सलीम शेख और नूर का एक और ख़ास आदमी था, अमित रॉय, वो भागा हुआ था। उसकी खबर आ जाती है, जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड ट्रॉम्बे में कहीं पनाह लेके बैठा, तो उसको लगा कि नूर और सलीम शेख तो मर गए, अब इस एरिया में पुलिस वाले आएंगे नहीं। तो उसने वहाँ अपने सहयोगियों के पास शेल्टर ले लिया, ट्रॉम्बे, जहाँ पे मुंबई का बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो वहाँ पे उसका एनकाउंटर अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रिज के पास, जो एक ट्रॉम्बे अनुशक्ति नगर को जाता है, और दूसरा ऊपर एक स्टूडियो है, वहाँ पे वो रोड जाती है। वहाँ लेफ्ट साइड में एक झोपड़पट्टी टाइप किस्म का एरिया है, वहाँ पे अजीत रॉय को एनकाउंटर किया गया जुलाई 2 को, 28 जून के बाद जुलाई 2, 4-5 दिन के बाद। अब देखिए, हर 10 दिन 4 दिन के बाद छोटा राजन के एक एक आदमी को चुन चुन के मारा जा रहा है। उसके बाद एक और क्रिश्चियन लड़का आ जाता है कुरला का, जो थोड़ा दूसरी तरफ एरिया पड़ता है, तो उसका नाम है विल्सन चार्ली। ये बड़ा नोटोरियस आदमी था, चैंपियन ड्राइवर था, गाड़ी इतनी तेज़ चलाता था कि पुलिस वाले भी पकड़ नहीं सकते थे, बहुत सेफ चलाता। तो ये आदमी शूटर्स को इधर उधर लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना, इंसिडेंट के बाद उनको वहाँ से भगा के लेके जाना, उनको शहर से बाहर लेके जाना, इस किस्म के काम, और साथ में छोटा राजन का खास। इसके बाद लंबी चौड़ी कहानी है, वो आपको आने वाले दिनों में सुनाएंगे। इनमें से कुछ लोग तो काफ़ी बड़े थे, लेकिन कुछ इतने बड़े नहीं थे कि जिन पे एपिसोड बनाया जाए। लेकिन अब पुलिस का काम है, छोटा राजन के आदमी है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, एनकाउंटर तो होना ही है। लेकिन हमारे लिए शायद उनके इन सब के ऊपर एपिसोड बनाने मुश्किल होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों पे बनेंगे। तो विल्सन चार्ली का जुलाई 19 को, उसके पहले का एनकाउंटर जुलाई 2 को हुआ था। 17 दिन के बाद 19 जुलाई को विल्सन चार्ली का एनकाउंटर हो जाता है। उसके बाद बोरीवली, अब मलाड एरिया, बोरीवली ये दूसरा एरिया है, वेस्टर्न साइड में चला जाता है। वहाँ पे भी घाटकोपर और चैम्बूर से, विकरोली से भाग के ये आदमी, जो हफ्ता वसूली का काम करता था राजन के लिए, इसका नाम भी राजन है, राजन नादर, ये तमिलनाडु का रहने वाला बेसिकली, तो बड़े सालों से गैंग के साथ जुड़ा हुआ था। उसका एनकाउंटर हो जाता है एक हफ्ते के बाद ही, 19 जुलाई के बाद 26 जुलाई को बोरीवली नेशनल पार्क के पास अर्ली इन द मॉर्निंग इनको गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद आता है बड़ा इम्पोर्टेंट मर्डर, एनकाउंटर। आपको किस्सा याद होगा कि छोटा राजन पे हमले के बाद उसको शक हुआ कि मुंबई के एक होटलियर विनोद शेट्टी ने उसकी टिप दी थी कि छोटा राजन
बैंकॉक के इस फ्लैट में रुका हुआ है। और उसको ये भी किसी ने शक कहा या उसको भड़का दिया या बोल दिया कि विनोद शेट्टी खुद उस समय वहाँ पे हाजिर थे। जिस घर में छोटा राजन और रोहित वर्मा ठहरे हुए थे, उस घर की डोरबेल बजाने वाला कोई और नहीं विनोद शेट्टी था। छोटा राजन ने ये बातें सुनी और अपने बंदों को हुक्म दे दिया कि विनोद शेट्टी को मार दो। तो उसको मारने वालों में सबसे बड़ा जो नाम था वो जगदीश शेट्टी और जग्गू शेट्टी का था। तो उसके कुछ 3-1 महीने के बाद ही जनवरी के शुरू में शायद विनोद शेट्टी का मर्डर हुआ। इन तीनों ने मारा और उसके बाद जो शेट्टी कंपनी थी, जो काफ़ी सालों से छोटा राजन के साथ मिलके काम कर रही थी, जुड़ी हुई थी, उन्होंने अपने इस आदमी का बदला लेने के लिए पूरी एक जिसको कहते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाई कि इसका बदला लेना पड़ेगा। छोटा राजन ने अच्छा नहीं किया हमारे एक आदमी का जिसका कोई रोल नहीं था उस केस में, उसका कोई लेना देना नहीं था। बाद में सिद्ध हो गया कि टिप किसने दी थी, क्यों दी थी, लेकिन छोटा राजन ने शक में इस आदमी का मर्डर करवा दिया। और वो बहुत पहुंची हुई फैमिली से जुड़ा हुआ था, शेट्टी कम्युनिटी उसके साथ थी। तो सब लोगों ने इकट्ठे होकर फैसला किया कि इसका बदला लेना। करने को ये लोग अपने प्राइवेट किलर हायर कर सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर को करोड़ों रुपये दे सकते थे, 1-2-4 करोड़ नहीं 25-50 करोड़ भी दे सकते थे अपने बरादरी के एक आदमी के मर्डर का बदला लेने के लिए। लेकिन नहीं, वो अपने हाथ इस किस्म के खून में गंदा नहीं करना चाहते। उन्होंने मिलकर एक स्कीम बनाई कि हम इन लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने विनोद शेट्टी को मारा, लेकिन उसकी जो खबर है कहाँ छुपा हुआ है, वो तो जेल छोड़ के भागा हुआ था, तो उसकी खबर पुलिस को देंगे। तो शेट्टी कंपनी ने अपने लोग काम पे लगाए और जगदीश शेट्टी की खबर निकाल ली कि वो बेंगलोर में कहीं रह रहा है और उसके साथ 2 आदमी। उसका ठिकाना मूवमेंट सब पूरी तरह से करके कम्युनिटी ने विजय सलास्कर को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बीच में कुछ सौदेबाजी भी हुई होगी डेफिनेटली, पता था कोई नहीं। तो विजय सलास्कर मुंबई से जाते अपनी टीम लेके, और मैं आपको तारीख बताता हूँ, बेंगलोर जाके वहाँ पे फील्डिंग लगाते हैं जग्गू शेट्टी की, और अगस्त 2 को लास्ट ऑपरेशन होता है, जुलाई 26 को, उसके 6 दिन के बाद 2 अगस्त को बेंगलोर एयरपोर्ट के पास जग्गू शेट्टी और उसके 2 साथियों को इंस्पेक्टर विजय सलास्कर और उसकी टीम एनकाउंटर कर देती है। कमाल की बात है, बेंगलोर जाके एनकाउंटर कर दिया। उसके बाद अगला नंबर एक और शेट्टी का आता है, और ये शेट्टी वकोला का रहने वाला। वकोला एरिया भी कई बार हमने जिक्र किया है। पीछे जो एक बार थी वहाँ पे पुष्पक बार के मालिक के ऊपर गोलियाँ चलाई गई थी रवि पुजारी, हेमंत पुजारी की गैंग की तरफ से। तो वो किस्सा हमने आपको सुनाया था, जो वहाँ के जो उसमें आरोपी था जो आजकल अहमदाबाद जेल में है, मनीष सिंह राजपूत, वो किस्सा आपको सुनाया था। वही इलाका वकोला कलीना के पास विलेपार्ले ईस्ट। तो परवीन शेट्टी भी छोटा राजन का खास आदमी था। होटल वालों से एक्सटॉर्शन करता था, रेस्टोरेंट वालों से, बीयर बार वालों से, और उसका नंबर आ जाता है नवंबर 8 को। अगस्त के बाद 2 अगस्त के बाद अक्टूबर का महीना निकलता है, सितंबर अक्टूबर का, और नवंबर
8 को प्रवीण शेट्टी का एनकाउंटर हो जाता है और उसके बाद उसी साल के आखिरी एनकाउंटर जो होता है वो 3 दिसंबर को होता है और वो आदमी था मोहन पाटनकर। ये भी तिलक नगर और चैम्बूर के पास घाटकोपर में, ये भी पूरा घाटकोपर व कुलोली पार्क साइट में एक्सटॉर्शन और सुपारी कंट्रैक्ट किलर इस किस्म के काम करता था। तो दोस्तों एक ही साल में फरवरी से शुरू करके 3 दिसंबर तक छोटा राजन के 25 शूटर एनकाउंटर में मारे जाते हैं। इसके अलावा गैंगवार में कितने मारे गए, कितने और किसी हालात में मारे गए, कितने पकड़े गए जो अभी जेल में बैठे होंगे या जमानत हुई होगी, लेकिन इनमें से 6, 7 या 8 होंगे मेरा ख्याल, वो बड़े नाम हैं। बाकी जो हैं वो फुट सोल्जर हैं। कोई इतना बड़ा नाम नहीं था कि उनके जिंदा रहने से समाज में बहुत बड़ा असर पड़ता या छोटा राजन उनके मरने से कमज़ोर हो गया, ऐसी कोई बात नज़र आई नहीं। क्योंकि 2002-2003 में फिर छोटा राजन बहुत एक्टिव हो गया। लेकिन इससे जो बातें समझ में आती हैं कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट किस किस्म के तरीके अपनाते हैं और क्या बेस बनाते हैं एनकाउंटर करने का, वो एक अलग खेल है जो अंडरवर्ल्ड के खेल जैसा ही है। मैं जब ऐसी बातें करता हूँ तो मुझे याद आ जाता है, मेरे मित्र हैं संजय सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, एक बड़ी टीवी चैनल में काम करते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है CIU, क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म। उसमें पूरी की पूरी जो वो नावल है उनका है तो एक रियल स्टोरी के ऊपर है, जो मुकेश अंबानी के घर के ऊपर जो हमला होने वाला था उसमें CIU के इंस्पेक्टर सचिन वजे और प्रदीप शर्मा का जिक्र है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट किस हद तक जा सकते हैं किसी को मारने के लिए, अपने एजेंडा सामने रख के उसको लेके वो किताब लिखी गई है, क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म। और जब मैं कभी ऐसे किस्से आपको सुनाता हूँ कि पुलिस ने उस आदमी को एनकाउंटर में मार दिया, उसको मार दिया, तो मुझे वो किताब याद आ जाती है कि वाकई इनमें से बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग पुलिस की वर्दी में कहीं क्रिमिनल ही तो नहीं थे, क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म। शुक्रिया संजय भाऊ, आपने बहुत अच्छी किताब लिखी, आपकी याद आ जाती है मुझे। अभी कल परसों उनका फ़ोन भी आया था, कुछ बात कर रहे थे हम। तो दोस्तों इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके कल फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।